नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और पिछली कक्षाओं में बच्चों ने चर्चा की थी भारत के भूआकृति खंडों के अंदर चर्चा की थी और भारत के भूआकृति खंडों के अंदर विशेष रूप से हमने चर्चा की थी हमारे अलग अलग वीडियो में। हिमालय पर्वतीय प्रदेश की हमने चर्चा की थी। हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बाद में हमने भारत के उत्तर का जो विशाल मैदानी भाग उसकी चर्चा की थी और उसके बाद में हमारे दो वीडियो आए थे प्रायद्वीपीय पठारी भाग से संबंधित थे। एक में हमने प्रायद्वीपीय पठारी भाग का सामान्य परिचय किया था, दूसरे वीडियो के अंदर हमने प्रायद्वीपीय पठारी भाग का विस्तृत विभाजन पढ़ा था। आज का जो बच्चों हमारा वीडियो है वो भी भारत के भौतिक खंड से संबंधित है, भारत के भूआकृतिक प्रदेश से संबंधित। और आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो भारत का जो मरुस्थलीय प्रदेशों से संबंधित रहेगा, मरुस्थलीय प्रदेश, इससे संबंधित आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। तो आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है, पूरे एकाग्रचित्त होकर देखना है। भारत का एक और भूआकृतिक प्रदेश आज आपके सामने लेकर आए। चलिए चर्चा करते हैं बच्चों। आपने भारत का मैप बहुत अच्छे से देखना है और भारत के मैप के अंदर भी मरुस्थलों की भी चर्चा की जाएगी। तो देखो भारत में दो प्रकार के मरुस्थल मिलते हैं, एक तो शीत मरुस्थल और दूसरा उष्ण मरुस्थल। अब यहाँ सबसे पहले मैं आपको मरुस्थल शब्द का अर्थ बता दूं। मरु का मतलब होता है मरा हुआ, स्थल का मतलब स्थल या भूमि। तो ऐसी भूमि जो मरी हुई है वो क्या कहलाती है? मरुस्थल कहलाती है। अब आप कहेंगे कि मरी हुई से क्या मतलब होता है? तो मरना का मतलब ऐसा नहीं कि भूमि कोई जिंदा होती है, ऐसा नहीं है। मरने का जो संबंध है यहाँ उपजाऊपन से, इससे है उपजाऊपन से। तो ऐसी भूमि जो उपजाऊपन के दृष्टिकोण से नगण्य होती है, उपजाऊपन के दृष्टिकोण से उपजाऊपन की स्थिति को नहीं दर्शाती, जहां उपजाऊपन की दशाएं नहीं पाई जाती, या फिर उपजाऊपन की दशाएं तो है लेकिन वहां पर उत्पादन नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति किसके रूप में कहलाती है? मरुस्थल के रूप में। मृत प्राय स्थल की मरुस्थल, यानी जो मरी हुई भूमि के समान है वो क्या कहलाएगा? मरुस्थल कहलाएगा। चलिए बच्चों, चर्चा कर रहे थे मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में। तो हमने थोड़ी पहले आपसे कहा था भारत में दो प्रकार के मरुस्थल मिलते हैं, एक उष्ण और दूसरा शीत। शीत का मतलब होता है ठंडा मरुस्थल, ठीक है, और उष्ण का मतलब होता है गर्म मरुस्थल। तो ठंडे मरुस्थल की चर्चा कहाँ आई थी? अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो बताओ। हम भारत के अंदर एक भौतिक प्रदेश की चर्चा कर रहे थे, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। और हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंदर भी हमने चर्चा की थी कश्मीर हिमालय, ठीक है ना। तो कश्मीर हिमालय के अंदर क्या पाया जाता है? ठंडा मरुस्थल पाया। लेकिन उष्ण मरुस्थल की चर्चा करेंगे यानी गर्म मरुस्थल की चर्चा करेंगे तो गर्म मरुस्थल जो है भारत के पश्चिमी भाग में देखेंगे। भारत का पश्चिमी भाग कौन सा है? ये भारत का पूर्वी भाग असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा वाला। उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल वाला। दक्षिणी भाग कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र। पश्चिमी भाग कौन सा? विशेषतः है हमारे राजस्थान वाला, और राजस्थान के साथ साथ में कुछ भाग जो आने वाला जिसका नाम गुजरात वाले। तो भारत का जो पश्चिमी भाग है उस पश्चिमी भाग के अंदर क्या फैला हुआ है? मरुस्थल फैला हुआ है। तो हम डायग्राम के माध्यम से समझते थोड़ा। देखिए, आप ये मान लीजिए ये हमारे राजस्थान का पश्चिमी भाग, आपने भारत के मैप में भी ऐसा निकला हुआ देखा होगा ना, तो ये हमारे राजस्थान का पश्चिमी भाग है और उसके बाद में ये थोड़ा सा भाग किसका है? गुजरात। क्योंकि मरुस्थल जो है वो विशेष रूप से राजस्थान में और थोड़ा सा काम है गुजरात में। इस पूरे भाग को, ये जो भारत के पश्चिमी भाग में जो मरुस्थल फैला हुआ है इसको थार का मरुस्थल कहा है। इस गर्म मरुस्थल का नाम क्या? थार का मरुस्थल। तो राजस्थान की जो मरुस्थलीय भूमि, भारत की जो मरुस्थलीय भूमि, उसको क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल। क्या कहा जाता है? थार का। अब ध्यान देना, थार का मरुस्थल केवल भारत में ही नहीं है, पाकिस्तान में भी, ठीक है, लेकिन उसका अधिकांश जो भाग है वो कहाँ फैला? हमारे भारत में फैला। और हम किसके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं? भारत के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखो, आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि जो मध्य पूर्वी भूमि क्षेत्र वो यहाँ तक फैला हुआ, यानी मरुस्थलीय भाग का अधिकांश भाग क्या है? पठारी है। लेकिन अब क्या हो गया? यहाँ पर शुष्क दशाओं के कारण अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यहाँ बहुत सारी मिट्टी जमा कर ली गई और उस मिट्टी के जमने के कारण यहाँ पे किसका निर्माण हो गया है? महान मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण, इस मरुस्थलीय भाग का निर्माण हो गया है। हालांकि कुछ जगह ये भी देखने को मिलता है कि प्राचीन काल में
जो क्षैतिज भूसंनति थी उसमें कचरा बढ़ता गया और जैसे ही क्षैतिज भूसंनति पर दोनों ओर से दबाव पड़ा, दोनों ओर दबाव पड़ने के कारण पानी तो सूख गया, चला गया, फैल गया चारों तरफ, और उसका जो कचरा बच गया, अवसाद बच गए, क्षैतिज महासागर के अवसादों के रूप में इसकी कल्पना की जाती है। कौन से की? राजस्थान या भारत के पश्चिमी भाग में फैले हुए थार के मरुस्थल। अब देखो मेसोजोइक जो कल्प था, मेसोजोइक जो युग था, उससे पहले इस मरुस्थलीय भाग की समुद्र से नीचे होने की कल्पना की जाती है। यानी कि इससे पहले कि किसका भाग था? समुद्र तल का भाग। राजस्थान का जो भाग का मरुस्थल है वो समुद्र तल का भाग, यानी उससे पहले मरुस्थल नहीं बना था, समुद्र का हिस्सा था, कचरे के रूप में, अवसादों के रूप में। लेकिन उस कल्प के बाद धीरे धीरे पानी दूर होता गया, पानी सूखता गया, पानी गायब होता गया और धरातल निकल के आया, फिर इसके अवसाद जो थे किसमें बदल गए? मरुस्थल के रूप में कन्वर्ट हो गए और हमारे सामने क्या निकल के आ गया? था मरुस्थल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है अरावली पर्वत श्रृंखला मिलती है, क्या मिलती है? अरावली पर्वत श्रृंखला। इस अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम की ओर जो पूरा भाग फैला, राजस्थान का जो पूरा भाग फैला हुआ है वो थार के मरुस्थल के रूप में जाना है। किसके रूप में जाना है? थार के मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। महान मरुभूमि, चारों मरुस्थली मिट्टी का फैलाव पाया जाता है, तो चारों मिट्टी का फैलाव होने के कारण से महान मरुभूमि के रूप में भी जाना है। और यहाँ पे जो कचरे जमे हुए हैं, अवसाद जमा हुआ है, जो निक्षेप पाए जाते हैं, उनमें जीवाश्मों की प्रधानता है, जीवों के अंशों की प्रधानता पाई जाती है। और ये इस चीज को प्रमाणित करती है कि ये पहले ये जो भाग था ये सागरीय भाग के रूप में था, महासागर का अंग था। सागर में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनके अंश पाए जाते, जीवाश्म पाए जाते, और जीवाश्म की जो प्रमाणिकता सिद्ध होती है वो यहाँ पाए जाने वाले आकल जीवाश्म पार्क के द्वारा। राजस्थान के पश्चिमी भाग में आकल जीवाश्म पार्क पाया जाता है, इसमें जीवों के अंश से संबंधित प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चों चर्चा कर रहे थे राजस्थान के मरुस्थलीय भाग को, ध्यान देना विशेष रूप से तो कहाँ फैला हुआ? राजस्थान के पश्चिमी भाग। अभी राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है मरुस्थलीय भूमि, इसको भी दो भागों में बांटा है। एक तो उत्तर की ओर ढाल वाला मरुस्थल, कहाँ की ओर ढाल वाला मरुस्थल? उत्तर की ओर ढाल वाला मरुस्थल, और दूसरा दक्षिण की ओर ढाल, कच्छ की खाड़ी, कच्छ के रण है, कच्छ के रण की ओर ढाल वाला जो भाग मिलता है उसको दक्षिणी ढाल वाला मरुस्थल कहा जाता है। हालांकि देखो आपको बस इतना है, लेकिन फिर भी ध्यान देना कि राजस्थान का जो पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है ये लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और अध्ययन की सुविधा क्या था? इसे अलग अलग भागों में बांटा है। तो आगे जाकर क्या किया गया है? राजस्थान की जो मरुस्थलीय भूमि है इसको बच्चों दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों। देखिए कौन कौन सा? एक तो आता है शुष्क मरुस्थल। कौन सा आता है? शुष्क मरुस्थल, ठीक है। और दूसरा आता है आर्द्र शुष्क मरुस्थल, आर्द्र शुष्क मरुस्थल, आर्द्र शुष्क मरुस्थल। तो दो भागों में बांटा। अभी राजस्थान की जो पूर्वी सीमा है, राजस्थान का जो मरुस्थल उसकी पूर्वी सीमा है वो यहाँ 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मिलती है। कौन सी मिलती है? 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मिलती है, उसके द्वारा मिलती है। और इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जो औसत बरसात होती है 15 सेंटीमीटर के लगभग होती है। 15 सेंटीमीटर बोल दो या 150 मिलीमीटर, ठीक है ना? एक ही बात है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भिन्नता मिलती है जैसे जैसे पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर आते जाएंगे वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी। निश्चित सी बात है, जैसे जैसे हम इस पूर्वी भाग से पश्चिम की ओर आते जाएंगे वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इधर बरसात होने ज्यादा, लेकिन यहाँ आते आते तो 5 सेंटीमीटर के लगभग भी रह जाता है। तो ये एक सूखा क्षेत्र है, पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बरसात 5 सेंटीमीटर के लगभग होती है और ऐसी स्थिति के कारण ये खाली भूमि के रूप में पड़ा, व्यर्थ भूमि के रूप में पड़ा। और इसी कारण से क्या कहा गया? मरुस्थल के नाम से जाना। इसके नाम जाना गया है मरुस्थल के नाम। तो ये राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है अलग अलग भागों में देखने को मिलता है।
और इस पूरे भाग के अंदर बच्चों जो दशाएं हैं वो समान नहीं है, चाहे हम भौतिक दशाओं की चर्चा कर लें या जलवायु संबंधी दशाओं की चर्चा कर लें या फिर हम मानवीय दशाओं की, समान नहीं है। जलवायु जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ की ओर जाते जाएंगे जलवायु संबंधी दशा बदलती जाएगी, तापमान बढ़ता जाएगा, बरसात कम होती जाएगी, हवाओं का जो संचरण है वो बदलता जाएगा, खेती की स्थिति बदलती जाएगी, जनसंख्या की स्थिति बदलती जाएगी। यानी आप ये मानते हैं लगभग सारी स्थितियां हैं वो यहाँ से इधर की ओर जाने पर एक दूसरे से अलग होती जाती है। तो ऐसी स्थिति में इतनी जो भिन्नताएं पाई जाती है उसके कारण यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में तो रेत के टीले पाए जाते हैं, बालू के स्तूप जिनको आप कह सकते हैं, बालू के टीले। तो कुछ भागों में रेत के टीले पाए जाते हैं और कहीं पर चट्टानें भी पाई जाती है, ठीक है ना। उन दशाओं को आधार मानकर देखो आगे जाकर क्या किया गया है, इस सूक्ष्म मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों। एक तो कौन सा, बालू का स्तूप प्रधान क्षेत्र, बालू का स्तूप प्रधान क्षेत्र, एक तो ये भाग बालू का स्तूप प्रधान क्षेत्र, और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, यानी जिसमें बालू के टीले नहीं पाए जाते। तो जो शुष्क मरुस्थल ये भाग है कितने भागों में बांटा, दो भागों में, एक जिसमें बालू के टीले पाए जाते हैं, दूसरा जिसमें बालू के टीले नहीं पाए जाते। तो बालू के टीले कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, विशेष रूप से अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बर्फान पाए जाते हैं, परवलिक बालू का स्तूप, ताराकार बालू का स्तूप, अलग अलग आकार के बालू के टीले यहाँ देखने को मिलते हैं। और उसी के अंदर जैसलमेर के इसी भाग, जैसलमेर का दक्षिण पूर्वी भाग, यहाँ पर बालू के टीले नहीं पाए जाते। तो क्या पाई जाती है, यहाँ पर चट्टानें पाई जाती है, जुरैसिक युग की चट्टानें पाई जाती है, और जुरैसिक युग की चट्टानें होने के कारण यहाँ पे मिट्टी का विस्तार देखने को नहीं मिलता, मरुभूमि नहीं पाई जाती, और इसी कारण से क्या बोलते हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के रूप में जाना जाता है। थार का गढ़ा, चंदन नलकूप, लाठी सीरीज, इन सबका जो संबंध है इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश से ही संबंध है। दूसरी हम चर्चा कर रहे थे बच्चों अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग। देखो अध्ययन की सुविधा के आधार पर इस अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग को पुनः चार अपने भाग को बांटा गया चार। देखते कौन कौन सा, एक है घग्गर का मैदान, क्या बोलते हैं, घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान, ठीक है। दूसरा जो है वो है शेखावटी आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, शेखावटी आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। तीसरा है नागौर उच्च भूमि क्षेत्र, ठीक है। और चौथा है लूनी बेसिन। इन चार भागों में अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग को बांटा गया। गंगानगर में, हनुमानगढ़ है, यहाँ पे कौन सा मैदान मिलता है, घग्गर का, घग्गर नदी के द्वारा निर्मित किया गया। अब वर्तमान में यहाँ पे घग्गर नदी तो मिलती नहीं, लेकिन नदी के द्वारा निर्मित होने का उपजाऊ भूमि, तो जब कभी बरसात होती है तो बहुत ज्यादा फर्टाइल रहते हैं। गंगानगर इसीलिए राजस्थान का सबसे उपजाऊ जिला बन गया है। चाहे आप कपास की चर्चा करें, चाहे आप गेहूं की चर्चा करें, चाहे आप गन्ने की चर्चा करें या फिर आप किन्नू की चर्चा करें, गंगानगर क्यों, क्योंकि उपजाऊ भूमि है। और अब उसके बाद में क्या हो गया, उपजाऊ भूमि के साथ साथ में पहले तो बरसात पर निर्भर था, लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण हो जाने के पश्चात ये राजस्थान का पूरा पश्चिमी भाग जो अनुपजाऊ पड़ा हुआ था, खाली पड़ा हुआ था, वर्तमान में नहर से पानी प्राप्त करने का राजस्थान का समृद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है, उपजाऊ क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने है। धन्य धान के जो उत्पादन का सबसे अग्रणी क्षेत्र निकल के आ रहा है, तो कौन सा निकल के आ रहा है, यही क्षेत्र। तो गंगानगर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर का जो मैदानी भाग है वो एक उपजाऊ मैदानी क्षेत्र के रूप में निकल कर आ रहा है। दूसरा चर्चा करेंगे शेखावटी आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र का नाम सुना होगा आपने, चूरू, झुंझुनू और सीकर के बारे में सुना होगा। ये तीनों जिलों की जो पूरी बेल्ट है इसको शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेखावटी। अब इस शेखावटी क्षेत्र के अंदर क्या बरसात होती है तो चट्टानों में रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, धरातल में छिद्र पाए जाते हैं, और जब बरसात का पानी छिद्रों में विस्तर धरती के नीचे चला जाता है। तो धरती के नीचे पानी चला जाने के कारण से क्या कहा जाता है, शेखावटी आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तीसरा है नागौर। नागौर उसके आसपास का जो भाग है अपने समीपवर्ती भाग की तुलना में ऊंचा है,
उबड़ खाबड़ की। और ऊंचा क्षेत्र होने के कारण क्या होता है, कच्छ के कारण से जो मिट्टी लाई जाती है हवा के द्वारा उड़ाकर वो इस ऊंचे भाग में जमती है, और जब कभी बरसात होती है तो मिट्टी को बहाकर इस ऊंचे भूभाग के बीच में जहाँ गड्ढे होते हैं वहां पर जमा की जाती है। तो कच्छ के रण से जो मिट्टी उड़ाकर लाई गई थी वो खारी मिट्टी थी, और खारी मिट्टी जब ऐसे उबड़ खाबड़ भागों में गड्ढों में जाती है उसका पानी जो भरा रह जाता है वो भी कैसा है, खारा रह जाता है। इसी कारण इस नागौर उच्च भूमि क्षेत्र के अंदर बच्चों जो गड्ढे पाए जाते हैं उन गड्ढों में खारी झीलों का निर्माण, इसका निर्माण हुआ है, खारी झीलों का निर्माण हुआ है। तो राजस्थान के इस मरुस्थलीय भाग के अंदर खारी झीलों की प्रधानता पाई जाती है। जैसे आपने सांबर का नाम सुना होगा, नीलवणा का नाम सुना होगा, डेगाना का नाम सुना होगा, कुचामन का नाम सुना होगा, फलोदी का नाम सुना होगा, पर्वतसर का नाम सुना, ये सारी क्या है, खारे पानी की झीलें। तो खारे पानी की झीलों का निर्माण हुआ है। और चौथा जो पार्ट है इसमें लूनी बेसिन। आपको पता है राजस्थान के मरुस्थलीय भाग की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, लूनी नदी। लूनी नदी को राजस्थान के मरुस्थल के दक्षिण, राजस्थान का जो मरुस्थल है, राजस्थान के मरुस्थल की रेखा किसे कहते हैं, लूनी नदी को कहा है। मरुस्थलीय राजस्थान के मरुस्थल की जीव रेखा किसे कहा जाता है, लूनी नदी को कहा है। लूनी नदी जो है अजमेर जिले के अंदर नाग पहाड़ से निकलने के बाद में दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई कच्छ की खाड़ी को चली जाती है। तो ये लूनी नदी जहां बहती है उसके आसपास का क्षेत्र एक उपजाऊ भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये चार भाग किसके थे बच्चों, ये चार जो भाग थे ये विशेष रूप से हमने चर्चा की किसके थे, अर्धशुष्क मरुस्थलीय भूभाग के रूप में। आप एक चीज और देखो बच्चों, राजस्थान के जो मरुस्थल है इसमें वनस्पति की कमी है, पेड़ पौधों की कमी है, क्योंकि नमी का अभाव मिलता है। तो पेड़ पौधों की कमी होने के कारण यहाँ पे कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, या फिर सेवड़ और धामन नामक घास पाई जाती है, या फिर कीकर मिलती है, बबूल मिलता है, और बबूल के साथ में कैर, खैर और नागफनी यानी कैक्टस की जो प्रजाति है, विशेष रूप से कांटेदार जो वनस्पति है वो हमारे राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति होने के कारण राजस्थान में जो भूआकृतिक प्रदेश है वो अन्य प्रदेशों की तुलना में मानवीय बसाव के दृष्टिकोण से कुछ रिपोर्ट को प्रदर्शित करता है। यही मानवीय बसाव की हम चर्चा करें तो मानवीय बसाव के दृष्टिकोण से भारत के अन्य भूआकृतिक प्रदेशों की तुलना में ये जो भूआकृतिक प्रदेश है वो एक पिछड़े हुए प्रदेश के रूप में शामिल किया जाता है। तो ये जो भूआकृतिक प्रदेश था ये भारत का एक भूआकृतिक प्रदेश था जिसकी हमने आज चर्चा की, और इसको आपको ध्यान में रखना। तो पूरी जानकारी जो बच्चों किससे संबंधित है, थार के मरुस्थल से संबंधित, राजस्थान में जो मरुस्थलीय भूमि उससे संबंधित है। तो आज का हमारे यही समाप्त होता है।